हेलो एवरीवन, क्या हाल है? सब मजे में? तो कंटिन्यू कीजिए पीजीबीपी। आप देख रहे थे डेप्रीशिएशन सेक्शन 32, जिसमें आपने लास्ट क्लास में देखा कि वो दो कंडीशन जिसे कंप्लाई करने पे आपको डेप्रीशिएशन अलाउ होता है। आज की क्लास में आप सीखेंगे डेप्रीशिएशन कंप्यूट कैसे होता है। हाउ आर यू गोइंग टू कंप्यूट डेप्रीशिएशन? तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये कि इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन इंडिविजुअल एसेट का कंप्यूट नहीं होता। मतलब आपकी एक एक एसेट की अलग अलग डेप्रीशिएशन कंप्यूट नहीं होती। एसेट के छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं और डेप्रीशिएशन उस पर कंप्यूट होता है। कोई 2 एसेट का ग्रुप है, कोई 4 एसेट का ग्रुप है, कोई 6 एसेट का ग्रुप है। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बनते हैं और ये जो ग्रुप बनते हैं इन्हें कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट। याद रहेगा आपको, इनकम टैक्स में इंडिविजुअल एसेट पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलती है, किस पे मिलती है? ग्रुप ऑफ एसेट पे मिलती है। उस ग्रुप ऑफ एसेट को क्या कहा जाता है? ब्लॉक ऑफ एसेट। अब ये ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? तो सबसे पहले जितनी भी एसेट होती है उनको क्लासिफाई किया जाता है इनटू क्लास ऑफ एसेट। किसमें क्लासिफाई करते हैं एसेट को? क्लास ऑफ एसेट में। और फिर उन क्लास ऑफ एसेट में से हम बनाते हैं छोटे छोटे दूसरे ग्रुप्स, उसे कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट। यानी फर्स्ट द एंटायर एसेट विल बी सेग्रीगेटेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट। मेरे हाथ की चौड़ाई को देखिएगा तो उससे आपको आइडिया लगेगा कितना बड़ा बड़ा ग्रुप है। ठीक है, हम सारे एसेट्स को क्लासिफाई करेंगे कैसे? डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट में, राइट। अब ये जो एक क्लास ऑफ एसेट था इसमें से बनाएंगे छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ एसेट, राइट। और इन ब्लॉक ऑफ एसेट पे मिलेगा डेप्रीशिएशन। तो आइए हमें समझना पड़ेगा ये क्लास ऑफ एसेट क्या होता है भाई, फिर कैसे हम उससे ब्लॉक बनाते हैं और डेप्रीशिएशन क्लेम करते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजी को ही समझने में आज की क्लास निकल जाएगी हमारी। ठीक है, ब्लॉक्स वगैरह बनाना हम सीख लेंगे एंड आने वाली क्लासेस में फिर हम आगे बात कर पाएंगे। आइए, इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रीशिएशन अलाउंस। अगर डेप्रीशिएशन कंप्यूट करना है तो 3 टर्म को आपको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला है ब्लॉक ऑफ एसेट, ठीक है, जो अभी मैं समझाऊंगा आपको। उसके बाद है दूसरा एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब कितने में आपने एसेट को खरीदा है। तो अब इसमें भी तो बहुत सारी बात आती है कि एक एसेट खरीदा हमने 5 लाख रुपया का, लेकिन उसको लाने में भाड़ा लग गया 10,000 रुपए का। तो ये भी एसेट की कॉस्ट है कि नहीं है? जो टैक्सेस वगैरह उस पर पे किया वो कॉस्ट है कि नहीं है? अब मशीन को देखने के लिए हम अपनी कार से गए थे, राइट, तो कार में पेट्रोल लगा था, मशीन देखने गए थे, तो वो जो पैसा लगा मशीन को देखने जाने के लिए, पसंद करने के लिए, वो खर्चा एसेट की कॉस्ट है कि नहीं है? यानी अगर मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया गए थे मशीन लेने के लिए, जाके वहीं पे देख के आए हैं, तो मेरा जो फ्लाइट का भाड़ा वाड़ा लगा ऑस्ट्रेलिया जाने का आने का, वो कॉस्ट एसेट की कॉस्ट है कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी। अभी फिलहाल इतनी सारी दुविधा को हटा देते हैं, क्योंकि जब पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट पे तब बात कर लेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब है जितने में आपने एसेट खरीदी, ठीक है, उसके साथ और क्या क्या अटैच होगा वो सब देख लेंगे बाद में। तो कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ द एसेट, रिटन डाउन वैल्यू क्या है। जब हम कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन घटा देंगे तो आता है WDV। इनकम टैक्स में जो डेप्रीशिएशन मिलता है वो हमेशा WDV पे मिलता है। डेप्रीशिएशन का SLM मेथड नहीं होता, WDV मेथड होता है। यानी अगर 100 रुपए की एसेट है, पहले साल का डेप्रीशिएशन 10 रुपए हुआ तो 90 आया, अगले साल फिर 10% अगर डेप्रीशिएशन लगेगा तो कितना होगा? 9 रुपए। 90 का 10%, फिर 81 हुआ। अब फिर से 10% अगर डेप्रीशिएशन लगेगा तो कितना लगेगा? 8 रुपए 10 पैसा, राइट। तो पहले साल आपको कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन मिलती है, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में WDV पे डेप्रीशिएशन मिलती है। तो यू नीड टू नो कॉस्ट, यू नीड टू नो WDV। बट ये सब कुछ एक इंडिविजुअल एसेट पे नहीं होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट पे होता है। इसलिए हमें समझना होगा बहुत अच्छे से ब्लॉक ऑफ एसेट। नाउ व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट? पहले सभी एसेट को आप डिवाइड कीजिए एज क्लास ऑफ एसेट। पहले क्लास ऑफ एसेट समझिए, क्योंकि अगर क्लास ऑफ एसेट नहीं समझेंगे तो ब्लॉक नहीं समझ सकते। तो हम सीधे जंप कर रहे हैं क्लास ऑफ एसेट पे। वो सभी एसेट जो डेप्रीशिएबल होते हैं, वो सभी एसेट जो डेप्रीशिएबल होते हैं वो 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, कौन से एसेट? क्लास ऑफ एसेट डेप्रीशिएबल एसेट। डेप्रीशिएबल एसेट मतलब वो एसेट जिनकी वैल्यू कम होती है,
तो जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सब की वैल्यू कम होती है, सारी डिप्रिशिएबल एसेट होती है, बस एक को छोड़ के। बस एक ही एसेट ऐसी है जो डिप्रिशिएबल नहीं है, पता है क्या? लैंड। ठीक है, तो एक्सेप्ट लैंड, कोई भी एसेट इन 4 क्लासेस के अंदर ही आएंगी, ये 4 क्लासेस के अंदर ही आएंगी। ठीक है, क्या क्या? पहला क्लास है बिल्डिंग, दूसरा क्लास है फर्नीचर एंड फिटिंग, तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी, और चौथा है इनटेंजिबल एसेट। बस इसके अलावा कोई एसेट नहीं होती। कोई भी एसेट होगी वो इन 4 क्लास के अंदर ही आएगी कहीं ना कहीं। बस लैंड कहीं नहीं आएगी क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। हम लोग डेप्रिशिएशन की बात कर रहे हैं, इसलिए एसेट को क्लास में क्लासीफाई किए हैं। हम एसेट का क्लास एसेट की वजह से नहीं क्लासीफाई कर रहे हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें डेप्रिशिएशन कंप्यूट करना है, इसलिए हम क्लास में क्लासीफाई कर रहे हैं, ताकि हम क्लास से ब्लॉक बना ले और ब्लॉक पे डेप्रिशिएशन लगा दें। तो ऑब्वियसली जो भी एसेट इसके अंदर आएगी वो ऐसी एसेट है जिसपे डेप्रिशिएशन लगता है। ठीक है, और मैंने बताया सिर्फ एक ही एसेट ऐसी है जिसपे डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, और वो क्या है? लैंड। तो लैंड नहीं आएगा कहीं भी। नो, चलिए एक एक करके सारे क्लास को समझते हैं ताकि हमें क्लासिफिकेशन आ जाए। हम कोई भी एसेट देखें तो तुरंत बता दें ये किस क्लास में फॉल करेगा। पहला क्लास है बिल्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग? द सुपर स्ट्रक्चर। व्हाट इज बिल्डिंग? सुपर स्ट्रक्चर। जमीन के ऊपर जो खड़ा है वो बिल्डिंग है। ठीक है, लैंड बिल्डिंग का हिस्सा नहीं होती यहां पे। जैसे अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, उस पर 3 करोड़ का मकान बना दिया। 1 करोड़ की जमीन खरीदी, 3 करोड़ का मकान बना दिया, तो हम लोग तो बोलते हैं 4 करोड़ की बिल्डिंग है ये। ठीक है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी आप 4 करोड़ रुपए बिल्डिंग दिखाते हो, लिखते हो कि नहीं? 4 करोड़ बिल्डिंग लिखते हो। लेकिन इनकम टैक्स कहता है नहीं, यहां पे लैंड होगी 1 करोड़ रुपए, बिल्डिंग होगी 3 करोड़ रुपए। लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग कर दिया जाता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए, क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, बिल्डिंग पे मिलता है। ठीक है, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट इन इनकम टैक्स, एंड ऑब्वियसली इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो इनकम टैक्स को गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है, राइट? तो आप अगर जमीन खरीदे, मकान बनवाए, तो ऑब्वियसली आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा। आप कहते हो सर मैंने तो बनी बनाई बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ रुपए की, अब बताइए क्या करें? हमको तो मालूम ही नहीं है उसमें लैंड कितने की, बिल्डिंग कितने की है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए हम बिल्डिंग कितने की बोले अब? तो इनकम टैक्स कहता है अगर तुम बनी बनाई बिल्डिंग खरीद लिए ना, तो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग करो। मार्केट वैल्यू के बेसिस पे तुम लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग करो। अंडरस्टूड? अब मार्केट वैल्यू के बेसिस पे जब हमने लैंड एंड बिल्डिंग को अलग अलग किया, मैंने तो एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, 5 करोड़ रुपए की। इनकम टैक्स कह रहा है मार्केट वैल्यू के बेसिस पे लैंड अलग करो, बिल्डिंग अलग करो। तो मैंने कहा लैंड इसमें 3 करोड़ की तो लैंड ही है, बिल्डिंग ही 2 करोड़ की है, तो 2 करोड़ रुपए बिल्डिंग होगा और उसी पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये आपको याद रहेगा ना कि इनकम टैक्स में बिल्डिंग का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। लैंड एक अलग एसेट है, बिल्डिंग अलग एसेट है। हम अकाउंटिंग में लैंड एंड बिल्डिंग को एक साथ लिख देते हैं, बट इनकम टैक्स में अलग अलग करना पड़ेगा। बिल्डिंग का मतलब सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर है। अब आपके मन में एक तीसरी बात आएगी कि सर मैंने तो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे एक जगह ली है, ये मेरी जगह है, बस कॉमर्शियल बिल्डिंग है बड़ी सारी, 4th फ्लोर पे ये जगह हमने ले लिया। अब बताइए सर इसमें कैसे अलग अलग होगा? इसमें अलग अलग होगा ही नहीं, ये पूरा बिल्डिंग है, क्योंकि लैंड आपकी नहीं है। कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई है और उसमें आपने एक फ्लोर खरीदा है, या एक फ्लोर पे भी एक जगह खरीदी है। तो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में जब हम जगह खरीदते हैं बिजनेस के लिए, तो वहां पे लैंड नहीं होता, वो पूरा का पूरा बिल्डिंग ही कहलाता है। अंडरस्टूड? चलिए आगे देखिए, फर्नीचर एंड फिटिंग। यहां पे आप एक वर्ड देख रहे हो, फर्नीचर एंड फिटिंग, जबकि जब आप अकाउंटिंग करते थे, छोटे बच्चे थे, ठीक है, मतलब जब आप छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो आपको आदत होगी फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखने की। बोलिए हाँ कि नहीं? आप ये वर्ड सुने होंगे, यहां एक नया ही वर्ड सुन रहे हो, फर्नीचर एंड फिटिंग, है कि नहीं? आप ऐसे ही लिखते थे ना, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो मैं आपको बता दूं, यहां जो फर्नीचर लिखा है ना, इसका मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर ही है, यही मतलब है। फर्नीचर का मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर है, यानी फिटिंग अभी और अलग से है।
अच्छा, वो सर जो हम फर्नीचर फिक्चर पढ़ते थे उसको बस यहाँ फर्नीचर बोल रहा है और फिटिंग अलग से ही कुछ और है जुड़ा है, यानी वो फर्नीचर एंड फिक्चर फर्नीचर एंड फिटिंग नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्चर तो सिर्फ फर्नीचर है यहाँ और फिटिंग अलग से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो आपको फर्नीचर क्या है फिक्सचर क्या है ये बता दे, तब फिटिंग बताएं। फर्नीचर फिक्सचर तो आप पहले से जानते हो, लेकिन फिर भी बता दें क्या अंतर होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर में। आप जानते हो किसको फर्नीचर कहते हैं किसको फिक्सचर कहते हैं? चलिए बता देते हैं आपको। टेबल चेयर ये सब क्या है? फर्नीचर, ठीक है। लेकिन कभी आपने कॉलेज वगैरह में शायद देखा हो कि जो आपकी टेबल्स होती हैं वो जमीन से ना कसी हुई होती है। कॉलेज वॉलेज में होती है जो टेबल है बेंचेस हैं जो लगी हुई हैं वो सब जमीन से टाइट है, नट बोल्ट से, वो हिल डुल नहीं सकती हैं अपनी जगह से। तो इसको कहा जाता है फिक्सचर। जैसे सिनेमा हॉल की जो सीट होती है वो कहीं भी चेयर ले जाके लगा सकते हो क्या अपनी? नहीं, वो फिट है वहीं पे, तो इसको कहा जाता है फिक्सचर। अगर फर्नीचर मूवेबल होता है तो उसको हम कहते हैं फर्नीचर, ठीक है। जैसे हम दीवार में अलमारी बनवा दें, ठीक है, तो वो फर्नीचर नहीं है, वो फिक्सचर है। अगर हम लकड़ी की अलमारी मार्केट से खरीद के ले आए और अपने यहां रख दें जो हम मूव करा सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, तो वो फर्नीचर है। लेकिन अगर दीवार में ही वो बनवा दी जाए पूरा हिले डुलेगी नहीं तो वो फिक्सचर है। आपको समझ में आ गया ना? वो फर्नीचर जो कसा हुआ होता है दीवार से जमीन से उसको फिक्सचर कहते हैं। बस बात खत्म। फर्नीचर क्या होता है आपको मालूम है? सोफा सेट फर्नीचर है, टेबल चेयर ये सब कुछ फर्नीचर है। और अगर इसी को हम कस देंगे जमीन से दीवार से तो ये फिक्सचर कहलाएगा। बस इतना ही अंतर है। नाउ कमिंग टू फिटिंग। फिटिंग क्या चीज है? फिटिंग का मतलब है इलेक्ट्रिकल फिटिंग। फिटिंग का मतलब क्या है बच्चों? फिटिंग का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग। जितनी भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग क्या कहते हैं? जब आप वायरिंग कराते हैं तो तार दौड़ा हुआ है, हो सकता है आपके घर में तार दिखाई ना दे रहा हो क्योंकि वो दीवार के अंदर से गया होगा, ठीक है। जैसे मेरे भी हॉल में दीवार के अंदर से सारी वायरिंग हो रखी है तो दिख नहीं रहे हैं केबल्स, ठीक है। तो जितना भी केबल उठ के स्विच बोर्ड तक आता है पूरा फैला हुआ है कमरे में, ठीक है, और वो स्विच बोर्ड तक आ रहा है। तो वो जो तार फैला हुआ है दीवारों के अंदर है या दीवार के बाहर से आपकी वायरिंग हुई है तो वॉटेवर, और स्विच बोर्ड तक इंक्लूडिंग स्विचेस, ये पूरा इलेक्ट्रिकल फिटिंग कहलाता है, इंक्लूडिंग दैट स्विच बोर्ड, ठीक है। स्विच बोर्ड है लगा हुआ है बाहर से, अंदर स्विच बोर्ड का बक्सा है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा तार आया हुआ है वो, और जो तार अंदर दीवारों के गया हुआ है वो पूरा, ये सब इलेक्ट्रिकल फिटिंग है, राइट। इसी को फिटिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या पंखे लाइट जो ये सब भी लगे हुए हैं ये भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग है? तो प्लीज गलती मत कीजिएगा, इसको इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं है पंखा। पंखा लाइट ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, राइट, ये इसमें नहीं आते। बस आप ध्यान दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का मतलब क्या होता है? वायरिंग अ स्विच बोर्ड, बस लिख लीजिए आपको कहीं कंफ्यूजन है तो। फिटिंग का मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का मतलब स्विच वायरिंग और स्विच बोर्ड। पंखे लाइट ये सब इसमें नहीं आएंगे, ये सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मन है मेरा, नहीं बताऊंगा। चलो अब चौथे पे आओ, इनटेंजिबल एसेट। वो एसेट जिसे आप देख नहीं सकते छू नहीं सकते इज इनटेंजिबल एसेट। आपको भी पता है, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो आप ये सब, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, इन सबको कहा जाता है इनटेंजिबल एसेट। आइए दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल आपको इनटेंजिबल एसेट के। सॉफ्टवेयर, नो हाउ, पेटेंट, समझते हैं आप ये सब कि बस इतना मालूम है ये कुछ होता है, ये सब भी ठीक है, पेटेंट वेटेंट होता है। मैं समझाता हूँ पेटेंट क्या है पहले और फिर सब बताऊंगा एक एक करके। पेटेंट क्या चीज है? पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला। अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया उसको रजिस्टर करा लिया, पेटेंट इज एन रजिस्ट्री, ठीक है। तो अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया उसको आप पेटेंट करा लिया, मतलब रजिस्टर करा लिया अपने नाम पे, तो उसको हम उस फॉर्मूले को हम बोलेंगे पेटेंट। तो व्हाट इज पेटेंट? बेसिकली इट्स एन फॉर्मूला, एक रजिस्टर्ड फॉर्मूला है आपका,
ठीक है, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, मालूम है आपको, बिना गुठलियों वाला आम, इसका पेड़ उगाने का फॉर्मूला है मेरे पास। राइट, जब भी फॉर्मूले की बात आती है ना, एक यही फॉर्मूला है, पिछले 10 सालों से बच्चों को एक ही फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, पता नहीं एक बार क्या मेरे दिमाग में है, बिना गुठलियों वाला आम, तब से 10 साल से एक ही चीज सुना रहे हैं बच्चों को, बिना गुठलियों वाला आम, इसका एक फॉर्मूला है मेरे पास। मतलब मैंने एक ऐसी बीज डेवलप की है, सीड डेवलप की है, जिसे हम लगाएंगे तो जो पेड़ उगेगा ना, उसमें आम आएगा, और आम के अंदर गुठलियां नहीं है। बना दिए ऐसी सीड, बना दिए, हम डिस्कवरी कर दिए हम इसकी। अब कोई मेरे पास आता है, कहता है राज भैया ये पेटेंट बेचोगे तुम? हमने कहा हाँ बेच देंगे, ये फॉर्मूला लो, ये बीज तुम्हारी हो गई, ये फॉर्मूला तुम्हारे नाम से कर देंगे। अब बोलता है कितना लोगे? हम कहते हैं 25 करोड़ रुपए लेंगे, 25 करोड़ रुपए लेंगे इस फॉर्मूले का। ठीक है, क्योंकि इस पे जो आम उगेगा ना, वो एक एक आम बिकेगा 200-200 रुपया का। ठीक है, विदेशों में तो और जबरदस्त डिमांड है इसकी। उन्होंने कहा 25 करोड़ रुपए लेंगे इस फॉर्मूले का। कहता है ठीक है भाई दे दो मुझे, ले लेता है मुझसे फॉर्मूला, जाता है बीज लेके लगाता है, पेड़ ही नहीं उग रहा है। 2 महीने से इंतजार कर रहा है, रोज जमीन को ऐसे ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के देखता है, कुछ तो निकले कुछ तो निकले, कुछ निकल ही नहीं रहा है। परेशान 25 करोड़ का फॉर्मूला खरीद के ले गया है, आता है मेरे पास, कहता है राज भैया आपने बेवकूफ बना दिया, वो फॉर्मूला गड़बड़ है। हमने कहा रजिस्टर्ड फॉर्मूला है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि वो फॉर्मूला सही है। ठीक है, आप गलत नहीं कह सकते हो, पेटेंट कराया हुआ है हमने उसका, वो फॉर्मूला सही है जो मैंने आपको दिया है, आपको उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने नहीं आता है। कहा ये क्या नाटक है? हमने कहा हाँ फॉर्मूला बिल्कुल सही है, मैंने फॉर्मूला आपको बेचा है, फॉर्मूले का नो हाउ नहीं बेचा है। फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है नो हाउ। देखिए एक नो हाउ भी है। अब आपको समझ में आया पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है फॉर्मूला, और नो हाउ का मतलब होता है हाउ टू यूज फॉर्मूला, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। अब देखिए आइए मैं उसको क्या बताता हूं। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, ये तुमको हम बीज दिए थे, एक्चुअली जो बीज दिए थे तो खुद ही ये हल्का फुल्का निकला हुआ था पेड़, उस पर हल्का सा ऐसे करके। तो वो क्या करता है, इस बीज को देखिए, इसका बड़ा वर्जन बनाए पहले, पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं स्क्रीन पे। ठीक है, ये बीज है, ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा तो पहले ही निकला हुआ था, तो मैंने उसको ऐसे सीड दिया हुआ था कि लो इसका पेड़ लगा दो। तो वो क्या किया, ये देखिए ये जमीन है, तो उसने इतना हिस्सा जो सीड वाला था वो नीचे कर दिया और ये ऊपर कर दिया था जमीन के। और 2 महीने से देख रहा है कि ये बढ़े 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 बढ़े, बढ़ ही नहीं रहा है, बल्कि ऊपर से ये भी गायब हो गया, ये जितना ऊपर था ये पूरा गायब हो गया कुछ दिन में। अरे पेड़ कहाँ गया मेरा, इसीलिए चला आया था मैंने कहा चलो अब मैं तुमको बताता हूँ ये लगाया कैसे जाता है, लेकिन इसके लगेंगे 100 करोड़ रुपए। कहता अरे ये क्या? मैंने कहा हाँ यही फॉर्मूला तो 25 करोड़ का था, लेकिन कैसे फॉर्मूला यूज करना है 100 करोड़ का है। तो इसका मतलब समझे, पेटेंट हम कितने का बेचे? पेटेंट बेचे 25 करोड़ का, और नो हाउ कितने का बेच रहे हैं? नो हाउ बेच रहे हैं 100 करोड़ रुपए का। कहा कि बताइए साहब, चलिए देते हैं 100 करोड़ रुपए। दिया उसने 100 करोड़ रुपए हमको। अब हम गए उसके साथ, हमने कहा कहाँ है तुम्हारी जमीन? ले गया हमको अपनी जमीन पे। हमने कहा लगाओ इसको, ठीक है, ये देखो, ये मैंने क्या किया, ये जमीन थी, जमीन के ऊपर वो बीज वाला हिस्सा कर दिया और नीचे पेड़ वाला हिस्सा कर दिया। कहा ये क्या तरीका है? हमने कहा यही तरीका है इसका, ऐसे ही निकलता है, मजाक थोड़ी ना, बिना गुठलियों वाला आम है। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे उसने देखा कि कुछ दिनों बाद ये देखिए, अब उसमें चेंज जो आया वो रेड पेन से कर दें, धीरे धीरे ये बड़ा होते गया, और ये बड़ा होके ऐसे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे से, और फिर यहां से पेड़ निकल गया। ये देखिए है ना कमाल के राज सर। और इस पे उगा ये आम, ये देखिए प्यारे प्यारे आम, गुठली भी नहीं है अंदर। आया मजा आपको? तो इसी का मैंने कमाए 125 करोड़ रुपए। ठीक है, अब आगे देखो, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट रीडिंग मटेरियल के रिस्पेक्ट में होता है, बुक्स वगैरह के रिस्पेक्ट में कॉपीराइट कराया जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं आपके लिए बताता हूं,
आप देखते होगे कि जो मैं ई बुक्स आप अगर हमसे लेते हो, प्रिंटेड बुक लेते हो तो आपको मिल जाती है, और उस प्रिंटेड बुक पे पब्लिशर का नाम होता होगा, ठीक है, कॉपीराइट नंबर लिखा होता होगा। देखा है कभी? नहीं तो देखिएगा। और अगर आप मुझसे ई बुक लेते हो, अगर आप मुझसे ई बुक लेते हो तो हम आपको इंक्रिप्टेड फॉर्म में देते हैं, हम आपको प्रिंटेबल फॉर्म में, डाउनलोडेबल फॉर्म में नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि वो कॉपीराइटेड मटेरियल है, ये अलाउड नहीं है कॉपीराइटेड मटेरियल को ओपन फॉर्म में देना, ठीक है। तो कॉपीराइटेड एक, भाई पब्लिशर, देखिए पब्लिशर ही जो कोई भी, देखिए हम किताब कैसे बनाते हैं, हम अपना एक नोट्स बनाते हैं, पब्लिशर ने हमसे कांटेक्ट किया हुआ है क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरी लिखी किताबें बहुत बिकती हैं, ठीक है। तो पब्लिशर हमारी किताब को छापता है और वो छाप के पूरे देश भर में बेचता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने वो, और उसने इसीलिए कॉपीराइट भी कराया है, कॉपीराइट का भी पैसा उसी ने पे किया है, और जितनी किताब बिकती है, किताब की एमआरपी का एक सर्टेन परसेंटेज मेरे पास आ जाता है। तो पूरे देश भर में पब्लिशर ने किताब बनाया, छापा, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, पेमेंट कलेक्ट किया, सारा हेडेक उसका, सिंस हमने किताब लिखी थी वो, तो इसलिए ऑथर को एक सर्टेन परसेंटेज सेल का रेवेन्यू की तरह मिल जाता है, तो इसे कहा जाता है रॉयल्टी। तो मेरे पास एक रॉयल्टी की इनकम भी आती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप फिर भी ई बुक डिमांड करते हो तो आप मेरे ऐप पे आके ई बुक परचेज कर सकते हो, बहुतों ने किया भी होगा। वो ई बुक आपने देखा होगा कि डाउनलोडेबल फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कॉपीराइटेड मटेरियल है। अगर मैंने उसको डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल बना दिया तो इससे क्या होगा, कोई भी उसकी फोटो कॉपी कर सकता है, तो एक कॉपीराइटेड मटेरियल की कॉपी बन जाएगी, विच इज रॉन्ग, राइट। तो पब्लिशर का यहां नुकसान नहीं हो जाएगा। ये क्यों किया जाता है भाई? पब्लिशर का नुकसान हो जाएगा। पब्लिशर इतना रिस्क उठा रहा है, भाई मेरी किताब छाप रहा है, बिके ना बिके, अनसोल्ड स्टॉक रह जाए, और अगर मैंने ये अलाउ कर दिया कि ये प्रिंटेबल है, डाउनलोडेबल है, तो बहुत सारे लोग उसकी प्रिंट आउट निकाल लेंगे, राइट, फिर बहुत सारे लोग उसकी फोटो कॉपिंग करा लेंगे, तो भाई पब्लिशर का नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए कॉपीराइट कराया जाता है। मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज इसलिए भी ये होती है कि, अच्छा, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरे वीडियो क्लासेस हैं उससे बहुत सारे टीचर भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बच्चे तो पढ़ ही रहे हो, बहुत सारे टीचर भी पढ़ रहे हैं। अब जब टीचर ने पढ़ लिया तो उनको समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चा और खुश होगा, तो इस तरीके से पढ़ाने के लिए नोट्स भी उसी तरीके से चाहिए, तो अब वो मेरे नोट्स को ही कॉपी मार ले रहे हैं, ठीक है, और बच्चों को अपने नोट्स भी दे रहे हैं और मेरे ही लेक्चर को रिपीट कर रहे हैं। तो क्या वो मेरे बुक्स की कॉपी कर सकते हैं? नहीं, वो कॉपीराइटेड है। अगर उन्होंने कॉपी की और मुझे पता चल गया तो आई कैन ब्रिंग देम टू कोर्ट और बहुत ह्यूज कंपनसेशन डिमांड कर लेंगे हम, राइट। चोरी छिपे तो कुछ भी हो जाए, दैट्स अनदर मैटर, लेकिन अगर ये नॉलेज में आ जाता है तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसीलिए कॉपीराइट किया जाता है, ताकि ऑथर भी सेफ गार्डेड रहे, पब्लिशर भी सेफ गार्डेड है कि भाई कॉपी नहीं होगी तो उसका माल बिकेगा, ऑथर भी सेफ गार्डेड है कि कोई उसका मटेरियल यूज नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? तो ये कॉपीराइटेड आज से नहीं है, मेरे मटेरियल पिछले 12 साल से कॉपीराइटेड है, ठीक है। अच्छा, बुक्स के लिए कॉपीराइट होता है। ट्रेडमार्क कब होता है? ट्रेडमार्क होता है ब्रांड नेम में। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है? ब्रांड नेम के लिए करते हो आप, लोगो के लिए करते हो, और उसको क्या कहते हैं, टैग लाइंस, इसके लिए भी करते हैं। टैग लाइंस क्या होता है? जैसे जैसे अंबुजा सीमेंट बोलता है इस सीमेंट में जान है, तो अंबुजा सीमेंट का एक लोगो है, अंबुजा सीमेंट ब्रांड नेम है, तो उसने ब्रांड नेम अंबुजा सीमेंट का ट्रेडमार्क करा लिया है, ठीक है, ताकि कोई और नाम ना रख दे। उसने अपने लोगो का ट्रेडमार्क करा लिया, कोई और वैसा लोगो ना बना दे। फिर तीसरा, इस सीमेंट में जान है, वो बोलता है इस सीमेंट में जान है, इसकी भी कॉपीराइट करा दिया है ताकि कोई ये ना बोल पाए। तो आज की तारीख में हम कितना भी बढ़िया सीमेंट बना लें, उससे भी ज्यादा जान होगा ना, तो भी ये नहीं बोल सकते हैं इस सीमेंट में जान है। जैसे ही बोले अंबुजा सीमेंट, केस ठोक देगा मेरे ऊपर कि अगर सीमेंट में जान बस मेरे में है, मेरे ही सीमेंट में जान है, राइट, क्योंकि उसने उसकी भी कॉपीराइट कराई है। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आपने सुना है, तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, तो घड़ी ये एक ब्रांड नेम है, ठीक है, उसने लोगो जो बना रखा है वो ब्रांड
घड़ी का उसने कॉपीराइट करा रखा है इस ब्रांड नेम का, उसका जो लोगो है उसका उसने कॉपीराइट करा रखा है, और वो एक टैगलाइन यूज करता है घड़ी इस जो डिटर्जेंट पाउडर है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो उसने इसकी भी क्या कर रखी है पता है, ट्रेडमार्क। यानी कोई और ये लाइन नहीं यूज कर सकता, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे एक कोल्ड ड्रिंक है, किसमें बोलता है वो, डर के आगे जीत है, किसमें बोलता है पता नहीं, मैं गलत ना बोल दूं इसलिए छोड़ो, अच्छा बोलता ही नहीं हूं, तुमको मालूम है, माउंटेन ड्यू में, ठीक है। तो ये बंदा एक्चुअली मेरी क्लासेस को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, और बेसिकली ये मेरी जो क्लासेस है ना ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसमें कैमरा वगैरह ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, मतलब पूरा सिस्टम है स्टूडियो का, कैमरे से आउटपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर में जा रहा है, जो मैं ऑडियो दे रहा हूँ ये भी ऑटोमेटिक जा रहा है, पूरी मिक्सिंग ऑटोमेटिक हो रही है सारी चीज़ें, बस ऑपरेटर इसलिए बैठा रहता है कि सारी चीज़ फंक्शनल है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कोई डिस्कनेक्ट हो गया, ऑडियो वीडियो कुछ भी हुआ और मैं लगातार क्लास लिए जा रहा था। तो जस्ट टू इंश्योर कि मेरी एफर्ट वेस्ट ना हो, तो एक बंदा सारी चीजें फंक्शनल है कि नहीं वो देखता रहता है, राइट। हालांकि वो कभी कभी बीच बीच में मोबाइल देखने लग जाता है, इतनी ज्यादा मोबाइल की आजकल कीड़ी हो गई है सबको कि क्या बताएं। तो बहरहाल वो बात छोड़ते हैं, मैं क्या आपको बताने वाला था, हाँ उसी ने मुझे बताया अभी कि सर बता दीजिए माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, तो उसने माउंटेन ड्यू में ब्रांड नेम वगैरह तो ये सब है ही है, लोगो तो ही है कॉपीराइटेड, डर के आगे जीत है जो भी वो उसकी लाइन है एग्जैक्टली उसकी भी कॉपीराइट है, यानी अब कोई ये वर्ड यूज नहीं कर सकता। होता क्या है ना, लोग टैगलाइन से रिकॉल करने लगते हैं, टैगलाइन से ही लोग रिकॉल करने लग जाते हैं, ये इस वाले ब्रांड की बात हो रही है। जैसे अगर कॉपीराइट ना कराए माउंटेन ड्यू, देखिए कैसे ये मेरा बंदा भी बता दिया कि नहीं, मैंने कहा डर के आगे जीत है, करा माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू ने बैठा दिया है लोगों के दिमाग में, तो इसी को कहा जाता है कि इस तरीके से वो अपने आप को एडवर्टाइज ब्रांड किए रहते हैं कि अगर कल को कोई और यूज कर लेगा ना वो लाइन, तो माउंटेन ड्यू वाली इमेज जो है उस वाले प्रोडक्ट की भी बन जाएगी, तो इसलिए वो टैगलाइंस को भी क्या करते हैं, कॉपीराइट करा लेते हैं। जैसे मैं जब अब ऑनलाइन क्लासेस में आ गया तो मैंने अपना ब्रांड नेम कर लिया स्टडी एट होम, कोई टैगलाइन बनाई नहीं उसके बाद, ठीक है, हालांकि एक टैगलाइन हम लोग यूज करते हैं एजुकेटिंग भारत, राइट, लेकिन बहुत प्राइमरली इसको हमने अभी ब्रांड नेम वगैरह नहीं करा रखा है, ठीक है, तो कॉपीराइट इसका नहीं करा रखा है। पहले हमारी फिजिकल क्लासेस होती थी तो हम वहां पे लिखते थे ओनली टॉपर्स कैन प्रोड्यूस टॉपर्स, ओनली टॉपर्स कैन प्रोड्यूस टॉपर्स, तो हमारी फिजिकल क्लासेस में आई वाज एन रैंक होल्डर, अदर टू फैकल्टीज वर आल्सो रैंक होल्डर, तो हम कहते थे भाई टॉपर ही टॉपर बना सकता है, तो दिस वाज आवर टैगलाइन, ठीक है। तो हमने अपना ब्रांड नेम जो था उस समय उसको भी कॉपीराइट कराया हुआ था, और ओनली टॉपर्स कैन प्रोड्यूस टॉपर इसका भी कॉपीराइट कराया हुआ था, ताकि ये लाइन भी कोई और ना लिख ले, क्योंकि कोई भी अगर हमारा ब्रांड नेम बड़ा हो जाता है तो लोग हमारे ब्रांड नेम से भी याद करते हैं और हमारी टैगलाइन से भी हम याद करते हैं, ओनली टॉपर्स कैन प्रोड्यूस टॉपर्स, तो कोई और भी यूज करेगा ना तो पता है मेरी ब्रांड इमेज का उसको भी फायदा मिलने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अपनी टैगलाइन से रिकॉल करने लगते हैं, अंडरस्टूड। तो ये होता है ट्रेडमार्क। लाइसेंसेस आप समझते ही हो, ठीक है, बहुत सारे बिजनेसेस के लिए लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, तो आप 5 लाख 10 लाख 50 लाख दे के लेते हो, दैट्स एन इंटेंजिबल एसेट। फ्रेंचाइजीज, फ्रेंचाइजीज क्या होती है, हम बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके आउटलेट खोलते हैं अपना, तो वो हमसे फ्रेंचाइज फी चार्ज करते हैं, तो हम फ्रेंचाइज फी पे करते हैं, क्या मिलता है, एक इंटेंजिबल एसेट ही तो है, उसका ब्रांड नेम यूज करने के लिए मिल जाता है, ब्रांड नेम नहीं मिल जाता है, ब्रांड नेम यूज करने के लिए मिल जाता है, ठीक है, पूरा ब्रांड नेम मेरा नहीं हो गया, ठीक है, ब्रांड नेम यूज करने के लिए मिल गया हमको। जैसे लोग एपटेक की, एनआईटी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या फायदा होता है कि भाई वहां उस कोचिंग सेंटर में लोग जल्दी आना पसंद करेंगे, ठीक है, ज्यादा लोग आ जाएंगे बिकॉज कि भाई उनका बड़ा ब्रांड नेम है। सॉफ्टवेयर तो आप समझते ही हैं, तो सारी बातें हो गई। और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, इन सब पे 25% आपको डिप्रिसिएशन मिलता है, हालांकि डिप्रिसिएशन का रेट नहीं अभी याद करना है, तो कैटेगरी हम लोग बात कर रहे थे ना, तो आपको पता चल गया बिल्डिंग क्या है, फर्नीचर फिटिंग क्या है, फर्नीचर मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिटिंग मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग, और इनटेंजिबल एसेट क्या है ये पता चल गया। अब हमने तो बताया नहीं आपको प्लांट एंड मशीनरी क्या होती है, क्या होती है प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी एसेट जो बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर फिटिंग नहीं है, इनटेंजिबल नहीं है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड को छोड़ के, लैंड को छोड़ के, क्योंकि लैंड इज
कहीं नहीं आता है, ठीक है, लैंड आएगा ही नहीं। तो कोई भी डिप्रिशिएबल एसेट जो बिल्डिंग नहीं है, फर्नीचर फिटिंग नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी की कोई डेफिनेशन नहीं है इनकम टैक्स में। वो कहता है कि अगर बाकी एसेट नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी है, अदर देन लैंड। रिमेंबर, क्लियर हो गया सबको? चलिए अब आप क्लासीफाई कीजिए, ठीक है। मैं आपको एसेट देता हूं, आप क्लासीफाई करके बताएंगे ये कौन सी एसेट है। फैन, फैन कहां आएगा? फैन कहां आएगा? जल्दी बताओ, फैन कहां आएगा? फैन कहां आएगा? फैन आएगा प्लांट एंड मशीनरी में, क्योंकि फैन बिल्डिंग है क्या? नहीं। फर्नीचर फिटिंग, फर्नीचर और फिटिंग है? नहीं। फिटिंग का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिकल फिटिंग होता है, वायरिंग और जो क्या कहते हैं स्विच बोर्ड होता है। इंटेंजिबल है क्या? नहीं। अच्छा, लाइट्स लगे हुए हैं मेरे हॉल में, वो सब क्या है? बिल्डिंग है, फर्नीचर फिटिंग है, इंटेंजिबल है? नहीं, तो यही आएगा। मेरे क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ है मेरे सामने, जो जो एसेट लगी हुई है फटाफट बोलते हैं। कैमरा कहाँ आएगा? यही आएगा। कंप्यूटर है, कहाँ आएगा? यहीं आएगा। माइक लगा रखे हैं हम, कहाँ आएगा? यहीं आएगा। आईपैड पे हम लिख रहे हैं, आईपैड कहाँ आएगा? यहीं आएगा। ये पेंसिल से लिख रहे हैं, ये कहाँ आएगा? ये भी यहीं आएगा, आई पेंसिल है। अब तो सर सब यहीं आ रहा है, तो फिर बाकी जगह क्या जाएगा? एक चेयर पे बैठे हुए, ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, फर्नीचर में, ठीक है। स्विच बोर्ड है मेरे सामने, वो कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा। वायरिंग मेरे सामने दिख तो नहीं रही है क्योंकि दीवालों के अंदर से है, पर है तो सही ना, तो वो वायरिंग कहाँ जाएगी? यहीं आएगी, ठीक है। बिल्डिंग भी है जिसके अंदर हम हैं, वो कहाँ आएगा? वो बिल्डिंग में आएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक कंप्यूटर रखा हुआ है जहां पे मेरी वीडियो का आउटपुट जा रहा है, ठीक है। ये ऑडियो का आउटपुट भी वहां जा रहा है, वो ऑडियो वीडियो को मिक्स करके रेडी करते जा रहा है पैरेलली। आपने कभी कभी देखा है स्क्रीन चेंज होती रहती है, कभी आईपैड और साइड में मैं दिखता रहता हूं, कभी पूरी हुई स्क्रीन पे मैं दिखता हूं, कभी पूरी स्क्रीन पे आईपैड ही दिखता है। ये सब क्या हो रहा है? ये ऑटोमेटिक जैसा मैं चाहता हूं उसके हिसाब से स्क्रीन चेंज होते जा रही है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो ऑडियो वीडियो स्क्रीन सबको मैच कर रहा है, और ऑटोमेटिक ये सब कुछ हो रहा है। ये एडिटिंग का पार्ट नहीं है, ये सब कुछ ऑटो हो रहा है बिकॉज ऑफ एन सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सॉफ्टवेयर कहां जाएगा? ये रहा इंटेंजिबल एसेट, वो जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप विंडोज बेस्ड क्लास लेते हो तो हमारी क्लास इंक्रिप्ट होती है। मतलब इंक्रिप्शन तो भाई आप सब तो समझते ही हो कि वीडियो आपको ओपन फॉर्म में थोड़ी ना मिलती है, वो तो इंक्रिप्टेड वीडियो होती है, ठीक है। आपके पास लाइसेंस होता है तो आप चला पाते हो। तो इंक्रिप्शन भी कैसे होता है? एक सॉफ्टवेयर से होता है। अंडरस्टूड? तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब नाउ क्लास ऑफ एसेट आपको समझ में आ गया है, तो अगली बात समझनी होगी, व्हाट इज दिस ब्लॉक ऑफ एसेट? ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? अगर सेम रेट, सेम क्लास है और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो उसको हम कहेंगे, सेम क्लास और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो हम उसे कहेंगे एक ब्लॉक ऑफ एसेट है। ये समझाता हूं अभी। सेम क्लास और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे मेरे पास 3 बिल्डिंग है, बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी और बिल्डिंग सी, ठीक है। इसका 5% रेट है, इसका 10% रेट है, इसका 10% रेट है डेप्रिसिएशन का। अब रेट कैसे, किसका 5 होता है, क्यों क्यों 10 होता है, ये सब भी बताएंगे। अब जैसे भी हुआ ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग ए का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5 है, बी का 10 है और सी का 10 है। तो ये तीनों क्या एक ही क्लास है? हाँ, बिल्डिंग वाले क्लास में आते हैं, ये सब सब बिल्डिंग वाले क्लास में आते हैं, ठीक है। तो मेरा यहां पे एक क्लास ऑफ एसेट है। हाउ मेनी क्लास ऑफ एसेट इज देयर? देयर इज ओनली वन क्लास। क्लास की अगर बात करेंगे तो सिर्फ एक है, बिल्डिंग। अगर हम करेंगे ब्लॉक की बात, तो ब्लॉक कितनी है? एक ये ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है, 2 ब्लॉक हो गए टोटल। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स 2 हो गए, ठीक है। फिर से देखिए, मेरे पास बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी है, बिल्डिंग सी है, और मेरे पास एक फर्नीचर है,
ठीक है, इसका रेट 5 है, इसका 10 है, इसका 10 है और इसका भी 10 है। मैं जानना चाहता हूँ कितने क्लास ऑफ एसेट है मेरे पास, क्लास ऑफ एसेट कितनी है मेरे पास। एक ये क्लास हो गया, एक ये क्लास हो गया, एक बिल्डिंग का क्लास हो गया, एक फर्नीचर का क्लास हो गया, 2 क्लास हो गए। मेरे पास ब्लॉक कितने हैं? तो भाई 2 ब्लॉक हो गए, 2 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक 5 एक 10 है। नहीं, सेम क्लास सेम रेट एक ब्लॉक होता है। ठीक है, यहां पे 10%, 10%, 10%, 3 तो हैं, लेकिन क्लास अलग अलग हो जा रहा है। एक ही क्लास के अंदर एक ही रेट होगा तो ब्लॉक बन जाता है, एक क्लास के अंदर एक ही रेट होगा तो ब्लॉक बन जाता है। बिल्डिंग वाले में एक क्लास में यही एक रेट है, तो एक ब्लॉक ये हो गया। बिल्डिंग के अंदर ये 2 का एक ही रेट है, एक ही क्लास के अंदर एक ही रेट है, तो ये भी एक ब्लॉक हो गया। ये क्लास अलग हो गया, रेट भले सेम था लेकिन क्लास अलग हो गया ना, इसलिए ब्लॉक भी अलग बनेगा, तो ये एक ब्लॉक है। तो कुल मिला के 3 ब्लॉक हो गए। समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है बिल्डिंग ए 5%, बिल्डिंग बी 10%, फर्नीचर ए, फर्नीचर बी, ये भी 10%, ये भी 10%, प्लांट एंड मशीनरी ए, प्लांट एंड मशीनरी बी, प्लांट एंड मशीनरी सी और इंटेंजिबल ए, इंटेंजिबल बी, इतनी एसेट है। ठीक है, 15, 15, 30, 25, 25। आपको बताना है हाउ मेनी क्लास ऑफ एसेट एंड हाउ मेनी ब्लॉक ऑफ एसेट कैन बी मेड हियर। क्लास कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, कितने क्लास ऑफ एसेट है, कितने ब्लॉक ऑफ एसेट है। चलिए बताइए क्लास कितने हैं। क्लास तो 4 हैं, एक बिल्डिंग का क्लास है, एक फर्नीचर का क्लास है, एक प्लांट एंड मशीनरी का क्लास है, एक इंटेंजिबल का क्लास है, तो दे आर 4 क्लास। ब्लॉक कितने हैं, एक ये ब्लॉक हो गया बिल्डिंग 5%, एक ये ब्लॉक हो गया बिल्डिंग 10%, फर्नीचर का ब्लॉक हो गया 10% वाला, प्लांट एंड मशीनरी का एक 15% वाला ब्लॉक हो गया, एक प्लांट एंड मशीनरी का 30%। सेम क्लास सेम रेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इंटेंजिबल 25%, ये एक ब्लॉक हो गया। ध्यान दीजिएगा बिल्डिंग भी फर्नीचर के साथ मर्ज नहीं हो सकता, एक ब्लॉक नहीं बन सकता, क्लास के अंदर से ही ब्लॉक कटता है। एक क्लास के अंदर जितने सेम रेट वाले होंगे वो एक ब्लॉक में चले जाएंगे। ठीक है, तो ब्लॉक हो गए 1 2 3 4 5 6, दे आर 6 ब्लॉक्स। अच्छा, अब ब्लॉक को बोला कैसे जाता है, जैसे बिल्डिंग ए का एक ब्लॉक है, किसी किसी ब्लॉक में एक से ज्यादा एसेट है। प्रैक्टिकली ये तो छोटा एग्जांपल हमने लिया ना, लेकिन प्रैक्टिकली तो क्या होगा, एक एक ब्लॉक में आपको 20-20 एसेट दिखाई देगी। तो हम ब्लॉक को नंबर दे देते हैं, जैसे हम पहला वाला ये ब्लॉक है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दे आर टोटल 6 ब्लॉक्स ना। हम क्या बोल सकते हैं, इसको ब्लॉक 1 बोल देंगे, हम इसको ब्लॉक 2 बोल देंगे, इसको बोल देंगे ब्लॉक 3, ये हो गया मेरा ब्लॉक 4, ये हो गया ब्लॉक 5, ये हो गया ब्लॉक 6। अंडरस्टूड। अच्छा, दिस इज इवन क्वाइट पॉसिबल कि एक जैसे ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, तो हम इसको ब्लॉक 1 2 3 बोलने की बजाय हम ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, ब्लॉक ई, ब्लॉक एफ भी बोल सकते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं, जब भी आप ब्लॉक का नंबर देते हैं, नाम लिखते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है, ये लॉ नहीं बताता है। दीज आर 6 डिफरेंट ब्लॉक्स, यू कैन रीनेम इट एज यू विश। आप ब्लॉक ABCD बोल दीजिए, ब्लॉक 1 2 3 4 बोल दीजिए, वॉटेवर। ठीक है, आप मत बोलिए ब्लॉक 1 2 3 4, हम सीधे ऐसे ही लिखेंगे ही, हम 1 2 भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ब्लॉक बिल्डिंग का 5% वाला, फिर हम बोलेंगे ब्लॉक बिल्डिंग का 10% वाला, ऐसे ब्लॉक बोल लीजिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आपको याद करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यू हैव टू लर्न दीज रेट, सभी का रेट दिया हुआ है, लर्न बाई हार्ट, एकदम दिल से याद कीजिए। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं इसमें, पूरी मोहब्बत से पूरी शिद्दत से इसका रेट याद कीजिए।
दिल बना रहे, जरा भी गड़बड़ नहीं बनना चाहिए। अब अच्छा लग रहा है। बिल्डिंग में 3 तरीके का बता रहा है बिल्डिंग, रेजिडेंशियल, जनरल, टेम्पररी स्ट्रक्चर। जनरल बिल्डिंग का मतलब पहले समझ लीजिए, जैसे जो ऑफिस है आपका, गोडाउन है, शोरूम है, शॉप है, ये सब जनरल बिल्डिंग कहलाती है। ठीक है, तो आप कहेंगे रेजिडेंशियल क्या? तो क्या रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन मिल जाएगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि द बिल्डिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो हाउ कम रेजिडेंशियल बिल्डिंग यू कैन क्लेम depreciation? Will it not be personal purpose? Answer is no. It need not be personal purpose. It can be business purpose. How? मेरी कंपनी की एक बिल्डिंग है जिसमें ऑफिस है, और मेरी कंपनी की एक बिल्डिंग है जिसमें फ्लैट्स हैं, और जो कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनको वहां फ्लैट दिया जाता है रहने के लिए। कंपनी के मैनेजर्स वगैरह जो हैं उनके लिए फ्लैट्स हैं वहां पे। तो बिजनेस पर्पस में यूज हो रही है वो बिल्डिंग, राइट? तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है। हाँ, जनरल उसे कहते हैं जहां ऑफिस, गोडाउन, शोरूम, शॉप होता है। रेजिडेंशियल क्या हो सकती है? फ्लैट्स फॉर मैनेजर हो सकता है। भाई फ्लैट फॉर मैनेजर है तो ये बिजनेस पर्पस है। कंपनी एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है? एज एन परक्यूजिट देता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉइज है ये। व्हाट इज दिस रेजिडेंस? दिस कैन बी रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन टू एम्प्लॉइज। ये कंपनी की बिल्डिंग है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है कंपनी की, तो इट वुड फेच 5% डेप्रिसिएशन और अदरवाइज 10%। नाउ व्हाट इज दिस टेम्पररी स्ट्रक्चर? एक्चुअली आपका काम जो है वो ऐसे रिमोट एरिया में चल रहा है जहां पे जनरली लोगों के पास घर वर नहीं है रहने के लिए, मतलब दूर से लोगों को आना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है ऐसी स्थिति में? वहां पे टेम्पोररी घर बना देती है। बहुत सारे केसेस में ना ये घर जो बनता है वो लकड़ियों का बनता है। ठीक है, वो ठोक ठोक के लकड़ी के बड़े बड़े बोर्ड्स आते हैं, उनको ठोक ठोक के घर बना देते हैं सब, और फिर उसके बाद उसको खोल के ले भी जाते हैं। मतलब उसमें से 10-20%, 30% काम भी आ जाता है, बाद में दूसरी जगह भी यूज हो जाता है। पूरा नहीं काम आएगा ऑब्वियसली, तो जनरली तो पूरा का पूरा खराब ही हो जाता है, थोड़ा बहुत काम भी आ जाता है। खोल बनाते इसी तरीके से हैं, ईटे ईटे का मकान नहीं बनाते हैं वहाँ पे टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस पे डिप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा भी नहीं ना, वैल्यू तो तुरंत इसकी गिर जाएगी। ठीक है, बहुत सारा खराब हो जाएगा, बहुत लंबे पीरियड के लिए बनाया भी नहीं है, साल, 1.5 साल, 2 साल हो सकता है काम करे, तो 40% इस पे डिप्रिसिएशन मिल जाता है आपको, क्योंकि ये जल्दी डिप्रिशिएट करेगा, इसकी लाइफ कम है टेम्पररी स्ट्रक्चर की। अंडरस्टूड? टेम्पररी स्ट्रक्चर कहाँ बनाते हैं? रिमोट एरियाज वगैरह में बनाते हैं। ऑफशोर साइट पे काम चल रहा है, समुद्र के किनारे कहीं काम वाम चल रहा है, तो वहां भी घर नहीं है लोगों के पास, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑफिस के लिए यूज हो रहा है जनरल बिल्डिंग, उस पर 10%, रेजिडेंस की तरह यूज हो रहा है वो एक बिजनेस की बिल्डिंग तो 5%, टेम्पररी स्ट्रक्चर पे 40%। नाउ कमिंग टू फर्नीचर फिटिंग, यार टेंशन नहीं है, कोई भी फर्नीचर हो और कैसी भी फिटिंग हो, सब पे 10%। तो फर्नीचर फिटिंग में हमेशा एक ही ब्लॉक बनेगा, ये भी बहुत अच्छी बात। फर्नीचर फिटिंग में एक ही ब्लॉक। बिल्डिंग में ज्यादा से ज्यादा कितना ब्लॉक बन सकता है? 3। फर्नीचर फिटिंग में ज्यादा से ज्यादा कितना ब्लॉक बन सकता है? एक ही बन सकता है। चाहे कितने भी फर्नीचर फिटिंग हो, एक ही ब्लॉक बनेगा, क्योंकि सबका रेट एक ही है, 10%। क्या इतना रेट याद हुआ? बिल्डिंग में 5, 10, 40, फर्नीचर फिटिंग में 10। नाउ कमिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल। अब जनरल क्या है नहीं मालूम मुझे, नहीं बताऊंगा, आगे बढ़ो। ऑयल वेल, व्हाट इज दिस ऑयल वेल? ऑयल वेल क्या है? ऑयल वेल का मतलब है बेसिकली जो हम ड्रिल होल बनाते हैं, ड्रिल होल बोरिंग इन अर्थ। आपको कैसे समझाऊं? अच्छा ऐसे समझो ना, पानी के लिए बोरिंग करते हो, बोरिंग समझते हो? जो ड्रिल करके अंदर तक ले जाते हैं पाइप को और फिर अंदर से पानी आता है, जिसको हम कहते हैं बोरिंग कराई है हमने। ठीक है, नहीं आपको समझ में आ रही है तो घर पे मम्मी पापा से पूछो कि घर में बोरिंग हुई है क्या। ठीक है, फ्लैट वाले होगे तो फ्लैट का अपना बोरिंग हुआ होगा, आपका नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिकली जिनके घर में भी टैंक लगी हुई है तो उन्होंने ड्रिल करा के बोरिंग करा रखी होगी, वहाँ से पानी हम लोग निकालते हैं और हमारे टैंक में पानी जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पानी के लिए हम लोग पूरा वो लगाते हैं
ड्रिल क्या कहते हैं, पाइपलाइंस वगैरह, पाइप लगाते हैं, ड्रिल करके पाइप लगवाते हैं और जिससे पानी आता है, वैसे ही पेट्रोल डीजल निकालने के लिए भी ड्रिल होल किया जाता है, वैसे ही बोरिंग की जाती है, ठीक है, जिससे पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। तो ये जो आपने इक्विपमेंट लगा रखा है, इस पे आपको मिलेगा 15% डिप्रिसिएशन, इसी को ऑयल वेल कहते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझ लो पानी की बोरिंग की जगह पेट्रोल डीजल की बोरिंग राइट, तो ये इसको कहते हैं ऑयल वेल और इस पे 15% डिप्रिसिएशन मिलता है। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, अगर हम किराए पे मोटर कार नहीं चला रहे हैं तो मोटर कार पे डिप्रिसिएशन कितना, 15%, मतलब वो जनरल ऑफिस यूज की बात करें, जैसे मेरे पास कार है, मैं ऑफिस आने जाने के लिए उसे यूज करता हूं, तो इस पे कितना मिलेगा, 15%, या मेरे इंप्लॉइज के लिए कार है तो उस पर कितना मिलेगा, 15% डिप्रिसिएशन, ठीक है। मोटर बसेस, लॉरीज, वैन, टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, ये क्या है, रनिंग देम ऑन, बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, ये बेसिकली ट्रेवल कंपनियों की बात कर रहा है। ट्रेवल कंपनी के पास कार, बस, ये सब कुछ होता है, जो ये लोग क्या करते हैं, किराए पे चलाते हैं, तो इनकी यूज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और देखिए जब अपनी गाड़ी होती है तो इंसान अच्छे से यूज़ करता है, जब किराए की गाड़ी होती है तो रफ यूज़ भी होता है, तो वो डिप्रिशिएट भी जल्दी करेगा, तो इसलिए उस पर डिप्रिशिएशन 30% मिल रहा है। ट्रेवल वालों को कार पे, बसेस पे, इन सब पे 30% मिलेगा, और बाकी सभी बिजनेस वालों को 15% मिलेगा, समझ गए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, बुक्स एसेट होती है क्या, हाँ बुक्स एसेट होती है, किसके लिए, मेरे लिए नहीं, स्टडी एट होम के लिए बुक्स एसेट नहीं है, बुक्स स्टडी एट होम के लिए इन्वेंट्री है, क्योंकि हम अपने कोर्सेज के साथ बुक्स बच्चों को भेजते हैं, कस्टमर्स को भेजते हैं, कंज्यूमर्स को देते हैं। किनके लिए बुक्स एसेट है, जैसे अच्छा मेरे लिए भी कुछ बुक्स एसेट हो सकती है, वो बुक्स जिनको हम परचेज करते हैं पढ़ने के लिए, जैसे बेयर इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, ये सब मेरे पास है, राइट, वहीं से तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, आपके बुक में एक बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला दिया है हमने, ठीक है, इतनी मोटी मोटी इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, ये सब कुछ हमने भी खरीद रखा है, तो ये मेरे लिए एसेट है, ठीक है। आप किसी वकील की ऑफिस जाइए, देखिए काली काली ढेर सारी किताबें लगी रहती हैं, बल्कि उसकी अगर वकील की दुकान में जाओगे तो उस काली किताबों के अलावा तो और कुछ है ही नहीं है, एक टूटी सी टेबल कुर्सी पे बैठा हुआ है, किताब ढेर सारी सजा रखा है, पूरे ऑफिस में एक ही एसेट है, काली किताबें, ब्लैक ब्लैक बाइंडिंग रहती है, लगाए रहते हैं सब। तो सीए की ऑफिस में भी ऐसा ही होता है, जब आप इंटर्नशिप वगैरह करने जाएंगे तो आप देखेंगे सीए की ऑफिस में से ही ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं, कोर्ट के जजमेंट, दिस दैट, इन सब की दुनिया भर की किताबें रखी हुई हैं, पिछले 20 साल की, 25 साल की, इनकम टैक्स एक्ट, रूल्स, ये सब रखा हुआ है। तो इन सब पे प्रोफेशनल्स को डिप्रिसिएशन कितना मिलता है, 40%। अच्छा, क्या यही किताबें बिजनेसमैन भी रखते हैं, हाँ रखते हैं। मैंने तो जब मैं इंटर्नशिप में था और मैं एक क्लाइंट के पास ऑडिट के लिए गया हुआ था, तो वहीं पे मुझे एक्चुअल में पता चला ये सब कि क्लाइंट्स भी बड़े तेज होते हैं। एक्चुअली मैं तो सीए इंटर वगैरह करके ऑडिट पे गया था, तो मुझे तो लग रहा था कि मैं बड़ा समझदार हूँ, बहुत तेज हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक डायरेक्टर को सरप्लस पेमेंट पड़ी हुई थी, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि झूठ मूठ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना सरप्लस पेमेंट दिखाई दे रही है, 40 से 50 हज़ार रुपये कुछ था। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप क्यों नहीं अपने अकाउंट से वापस से कंपनी में डाल देते हैं, तो डायरेक्टर का बैलेंस जीरो हो जाएगा। झूठ मूठ में ये फिगर दिखाई दे रही है, कितना एडवांस पेमेंट हुआ है डायरेक्टर को, इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। या मैंने कहा कि कैश एंट्री मार के खत्म कर देते हैं, कैश आ गया बुक्स ऑफ अकाउंट में, बढ़ जाएगा कैश उतना, ठीक है। मैंने कैश के लिए बोला था। तो उसने फटाक से इनकम टैक्स एक्ट उठाई और एक सेक्शन खोला और मेरे सामने रख दिया। अब मैं बच्चे की तरह बात कर रहा हूँ, टीचर की तरह नहीं आपसे। हाँ, किताब खुली, एक सेक्शन दिखाया, सामने खोल के रख दिया कि अगर कैश पेमेंट की जाती है डायरेक्टर के द्वारा कंपनी को, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ एन एडवांस, तो उस पर इतनी पेनाल्टी है। कहा कैसी बात कर रहे हैं आप? तो हमने कहा कि अरे हम तो बड़ा तेज बन रहे थे अपने आप को, ये तो क्लाइंट ही हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट भी रखा हुआ है, इतना तो मुझे भी सेक्शन एक्शन नहीं मालूम है, राइट। दिस हैपेंड टू मी एंड देन आई रियलाइज कि नहीं यार, अपने को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, हमसे ज़्यादा तेज तो क्लाइंट बैठा हुआ है।
अच्छा, एक चीज़ तो मुझे ग्रेजुअली समझ में आ गई, और ये मैंने इंटर्नशिप के दौरान ही सीखा और जाना कि अगर जेब में पैसा आता है ना, तो दिमाग भी तेज हो जाता है। हाँ, उस बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका अपना पैसा है, तो उसे सेव करने की ज़्यादा चिंता लगी हुई है। ठीक है, उसे पेनाल्टी ना लग जाए उस बात की ज़्यादा चिंता है, इसलिए उसको ज़्यादा याद है। हम तो याद किए हैं पेनाल्टी की, इस चीज़ की इतनी पेनाल्टी लग जाएगी, इस चीज़ की इतनी पेनाल्टी, क्योंकि हमें एग्जाम देना है। लेकिन वो बंदा ज़्यादा याद करके बैठा है, कहीं गलती ना हो जाए और उसको पेनाल्टी ना लग जाए, और एक आध बार अगर दिया होगा तो और ज़्यादा उसको याद होगा। तो आई अंडरस्टूड कि नो, ये सारी चीज जो इंसान प्रैक्टिकली देख रहा है ना, उसको ज्यादा पता होता है। तो बुक्स तो बिजनेसमैन के पास भी होता है, आइए वापस, लेकिन क्या वो उतना खंगालता है बुक को, दिन भर पढ़ता रहता है जितना प्रोफेशन वाले पढ़ते हैं? तो इनकम टैक्स भी मान रहा है ये बात कि जो लोग प्रोफेशनल हैं वो लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुक्स पे कह रहा है 40% डिप्रिसिएशन। जो बिजनेस वाले हैं वो कम पढ़ेंगे, कभी कभार निकालेंगे, ठीक है, तो 15% उनको डिप्रिसिएशन। अच्छा, लाइब्रेरी वालों के पास बुक्स क्या है? एसेट है। लाइब्रेरी वालों के लिए भी बुक्स एसेट है, उसी से तो कमाते हैं, किराए पे बुक्स देते हैं और कमाते हैं, या लाइब्रेरी में एंट्री फी रखते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। उनकी बुक्स भी ज़्यादा डिप्रिशिएट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं उसे, एक ही बुक को 10-10 लोग पढ़ रहे हैं, 50 लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बुक्स ज़्यादा तेज डिप्रिशिएट होगी, तो लाइब्रेरी वालों के लिए भी 40% डिप्रिशिएशन है, ठीक है। लाइफ कम होती है, देखिए जहां भी एसेट की लाइफ कम है तो डिप्रिशिएशन का रेट ज़्यादा है, एसेट की लाइफ ज़्यादा है तो डिप्रिशिएशन का रेट कम कर दे रही है। अब ध्यान दीजिएगा, एक कार हम खरीदते हैं, ट्रेवल्स वाला कार खरीदता है, किसकी कार लंबी चलेगी? मेरी कार लंबी चलेगी, तो सरकार हमें कह रही है 15% आपको मिलेगा डिप्रिशिएशन, और वही ट्रेवल वाले को कितना कह रही थी? 30% मिलेगा 15 की जगह। तो चलिए, अभी तक का याद हुआ कि नहीं, जरा देख लें एक बार। ऑयल वेल पे 15%, हाँ सर याद है। दूसरा, मोटर कार वगैरह पे अगर ट्रेवल वाला है तो 30, नहीं तो 15, ठीक है। फिर उसके बाद बुक्स की बात कर लो, तो लाइब्रेरी वालों को, प्रोफेशनल्स को 40%, और बाकी बिजनेस वालों को 15%, ठीक है। सिप पे, भाई जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके पास सिप एसेट है, उस पे 20%, सिप पे 20%, एयरप्लेन पे 40%, ठीक है। नाउ कमिंग टू एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तो जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट क्या होता है? आपको एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट दिखाते हैं। ये देखिए, ये मेरे कंपनी की ना चिमनी है, ठीक है, ये देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, बड़ा भयंकर धुआं निकल रहा है, ठीक है, और ये पूरा पॉल्यूशन कर देता है, ठीक है। तो हमने खरीदा है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये बेसिकली एक फिल्टर होता है। देखो ये फिल्टर हमने यहीं पे लगा दिया, ये देखिए ये रहा फिल्टर, ये चिमनी के मुंह पे लगा दिया। अब जो अंदर से धुआं आ रहा है, ठीक है, ये फिल्टर क्या करता है? रेड वाला जो हमने फिल्टर लगाया है, ये फिल्टर इस गैस को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो हार्मफुल गैस पहले नीली वाली बाहर निकल रही थी, अब ये देखिए ये पिंक वाली प्यारी प्यारी गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। पॉल्यूशन अब नहीं होगा, इसी के लिए कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आता है। वैसे ही वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आता है, जैसे बहुत सारे लोगों के केमिकल्स वगैरह ये सब कुछ जाके नदियों में बह जाते हैं ना, ठीक है, वेस्ट केमिकल्स वगैरह, तो उसको वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी वैसे ही पाइपलाइन में लगा दिया जाता है, तो वो केमिकल्स वगैरह को कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसके बाद वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता है पानी में, राइट। तो ये सब बहुत महंगे भी आते हैं, मतलब 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ इस तरीके के आते हैं, ठीक है, बहुत महंगे होते हैं। तो क्या कोई भी बिजनेसमैन इसको लगाना चाहता होगा? देखिए हम क्यों चिंता करें, अब मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का फिल्टर आता है, तो हम कहेंगे होने दो पॉल्यूशन, हम क्यों चिंता करें, हम क्यों लगाएं? तो सरकार ये ना लगाने के लिए आपको इंकरेज भी करती है। मैं आपको बताऊं, ये इन सब पे सब्सिडी हर समय चलती रहती है, मतलब जितने का ये होता है आपको उतने का नहीं मिलता, सरकार कुछ पैसा दे देती है, तो सब्सिडाइज रेट पे तो मिलता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जिस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट एमिट होते हैं ना, हार्मफुल गैसेस एमिट होती है, तो वहाँ पे तो सरकार आपको देती भी नहीं है परमिशन इंडस्ट्री चलाने के लिए, कहती है कि ये फिल्टर लगाओगे तभी देंगे, तो आपको खरीदना मजबूरी भी है, हालांकि सब्सिडाइज रेट पे मिल जाएगा। और डेप्रीशिएशन का रेट यहाँ पे इसलिए ज़्यादा नहीं है कि भाई ये जल्दी खत्म हो जाएगी, इसकी लाइफ कम है। देखिए 40% का रेट इसलिए सरकार दे रही है ताकि आपको ज़्यादा डेप्रीशिएशन मिलेगा, तो आपका खर्चा
पीएल में ज़्यादा हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा। ज़्यादा डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया जा रहा है आपको इंकरेज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए हर जगह मकसद एक ही नहीं होता, यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की लाइफ कम है इसलिए नहीं। देखिए जहाँ जहाँ अभी तक मैं बात कर रहा था, देखो डेप्रिसिएशन ज़्यादा दे रही है क्योंकि एसेट यूज ज़्यादा हो रहा है, इसकी लाइफ कम है। यहाँ पे लाइफ कम है ऐसी बात नहीं है, 40% इसलिए सरकार दे रही है ताकि आपको डेप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा, आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिखाई देगा कि भाई 40% तो डेप्रिसिएशन ही मिल जाता है, चलो ले लेते हैं, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है। तो ये तरीका है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये क्या है बताइए? 40% आपको इस पे मिल गया, कंप्यूटर पे भी 40%। लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लिख रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, अभी बता देंगे ये वाली बात। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस मतलब ई व्हीकल्स, इस पे भी 40% है, ई व्हीकल्स पे भी 40% है। अब ई व्हीकल की लाइफ कम है क्या? अभी हम ऊपर कार वार की बात कर रहे थे तो देखिए कितना था, 15 और 30, हायर वालों को जो लोग अपने ऑफिस वगैरह के लिए लेते 15 और नहीं तो 30। लेकिन ई व्हीकल है अगर, ठीक है, तो ई व्हीकल्स पे कितना दे रहे हैं हम लोग? 40%। ई व्हीकल समझ गए ना, बैटरी वाली कार, इस पे हम दे रहे हैं 40%। क्यों दे रही है भाई सरकार इस पे 40%? वो इसलिए दे रही है क्योंकि इसकी लाइफ कम है, नहीं, आपको प्रमोट कर रही है, इंकरेज कर रही है कि आप ये बैटरी वाली कार्स लें, ठीक है, चार्जेबल कार्स लें, जो चार्जिंग वाली कार आती है दैट्स कॉल्ड ई व्हीकल्स, उसको लें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आप लें रेदर देन दैट पेट्रोल वाली व्हीकल्स। तो इसलिए 40% दे रही है कि ज़्यादा डिप्रिसिएशन मिलेगा तो लोग और इंकरेज होंगे परचेस करने के लिए। दिस फॉर बोथ, ट्रैवल वाले ले लें चाहे आप ले लीजिए, कोई भी ले ले, सबको 40% दे रही है इस समय, ठीक है। तो ये इंकरेजमेंट के नाम पे, लाइफ के हिसाब से नहीं है, ये इंकरेज कर रही है आपको। तो दो जगह हमने इंकरेजमेंट देखा, एक तो यहाँ पे इंकरेजमेंट देखा, दोनों हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे इंकरेज करने के लिए और यहाँ पे भी इंकरेज करने के लिए। यहाँ पे आपने देखा कंप्यूटर पे 40% मिलता है और फिर लिखा था इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ आएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है इंटेंजिबल में। तो बात समझ में नहीं आ रही है कि सॉफ्टवेयर पे 25% मिलेगा या सॉफ्टवेयर पे 40% मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के साथ लिखा हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर एक डिब्बा है, वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर ही नहीं चालू होगा, जैसे विंडोज, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, उसको कंप्यूटर ही कहा जाता है। जैसे हम एक कंप्यूटर खरीदे और विंडोज का सॉफ्टवेयर खरीद ले, ओरिजिनल कंप्यूटर खरीदे 40,000 रुपए का और विंडोज का सॉफ्टवेयर खरीदे 5,000 रुपए का, तो 45,000 का कंप्यूटर ही कहलाता है एक्चुअल में, वो सॉफ्टवेयर नहीं कहलाता। जिसके बिना कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा वो कंप्यूटर है, अंडरस्टूड। लेकिन अब उसके बाद हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर और खरीदे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सॉफ्टवेयर, ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए टैली का सॉफ्टवेयर, तो ये सब जितने सॉफ्टवेयर आप खरीद रहे हो इस सब पे 25% डिस्काउंट मिलेगा। इसके बिना क्या कंप्यूटर चालू हो सकता है? हाँ हो सकता है। हमने माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, इसके लिए हमने ओरिजिनल MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर खरीदा, तो इसके बिना चालू होगा? हाँ चालू तो विंडोज से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये जो ऑफिस पैकेज का हमने सॉफ्टवेयर लिया, ये भी सॉफ्टवेयर में जाएगा 25% डिस्काउंट, बस ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे पहले, विंडोज के पहले भी, तो वो सब पे भी जिस जमाने में जो चल रहा हो, ठीक है, या और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो दैट विल फेच ऑलवेज डिस्काउंट, दैट विल फेच डेप्रिसिएशन ऑफ द रेट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि वो कंप्यूटर के साथ ही कैपिटलाइज भी वैसे कर दिया जाता है, अंडरस्टूड। अब बाकी इसमें जितने भी इंटेंजिबल एसेट में बाकी एसेट हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हालांकि अभी जो एसेट्स के बारे में हमने बात कही है उनकी अभी और डिटेल बात नीचे नोट्स में दी हुई है। ये जो नोट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।